बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज शाम गोरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्टूडेंट क्लास 12 की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 22 सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करवाने जा रहा हूँ स्टूडेंट। तो आए जरा देखते हैं इसके न्यूमेरिकल्स कैसे हैं और बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है स्टूडेंट, तो एक भी न्यूमेरिकल आप नहीं छोड़िएगा, तो बड़े अच्छे और आसान से न्यूमेरिकल्स है। तो आए जल्दी से इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट आपके सामने प्रॉब्लम 1 शो हो रहा होगा और इसमें क्या लिखा हुआ है इसको रीड करते हैं। तो लिखा हुआ है अ जर्मेनियम डायोड हैज अ वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.4 वोल्ट। एक जर्मेनियम का इन्होंने डायोड लिया हुआ है स्टूडेंट और उस जर्मेनियम के डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो 0.4 वोल्ट है। स्टूडेंट याद रखिएगा एक बात, जो वोल्टेज ड्रॉप किसी भी डायोड के अक्रॉस होता है उसे कहा जाता है स्टूडेंट वीएफ। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? वीएफ। तो यहां पे वीएफ का मतलब क्या है? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डायोड, चाहे वो जर्मेनियम से बनाओ चाहे वो सिलिकॉन से बनाओ। क्लियर? यहां तक की बात याद रखेंगे? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। व्हेन 12 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, तो याद रखिएगा ये जो 12 मिली एम्पियर जो आपको करंट दिया जा रहा है ये कहलाता है फॉरवर्ड करंट। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? फॉरवर्ड करंट। फॉरवर्ड करंट को क्या कहते हैं? आईएफ। क्या कहते हैं स्टूडेंट? आईएफ। तो यहां पे उसने फॉरवर्ड करंट आपको दिया है दैट इज 12 मिली एम्पियर। आगे बढ़ते हैं। इफ द सेम 470 ओम इज यूज्ड, अब डायोड के अक्रॉस करंट को लिमिट करने के लिए रजिस्टर लगाया गया स्टूडेंट। तो ये जो रजिस्टर है इसको हम कैपिटल आर कहते हैं और इसको हम आर लिमिटिंग भी कहते हैं क्योंकि ये करंट को लिमिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आर लिख दिया मैंने सिंपल, और वो रेजिस्टेंस की हमें कितनी दे रहा है? दैट इज 470 ओम। अब हमसे मांग क्या रहा है? बोल रहा है कि व्हाट बैटरी वोल्टेज इज नीडेड। अब हमें बताएं जो हम बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं हमें उस बैटरी के कितने वोल्टेज चाहिए होंगे। आई होप कि ये न्यूमेरिकल आप लोगों को स्टूडेंट एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। अब आए जरा इसकी सर्किट डायग्राम देख लें। ये आ गया आपके पास जर्मेनियम से बना हुआ डायोड और यहां पे इसको हमने क्या किया? बैटरी से कनेक्ट किया स्टूडेंट। अच्छा यहां पे एक बात याद रखिएगा, बैटरी के जो वोल्टेज होते हैं हम उसे कहते हैं वी बायस। क्या कहते हैं? वी बायस या वी बियास, सही है ना। और ये जर्मेनियम के डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको हम कहेंगे वी एफ। और एक रेजिस्टर भी कनेक्ट करना है इसके अंदर, तो एक रेजिस्टर भी कनेक्ट कर देते हैं स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्या आ गया? एक रेजिस्टर आर जिसको हमने कहा हुआ है। ये सर्किट डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट? हमें तो निकालना वी बाइस, तो हम क्या करेंगे यहां पे क्योंकि सर्किट है तो सर्किट पे हम क्या लगा सकते हैं? किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। क्या लगा सकते हैं? किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। तो आए जरा किरचॉफ का वोल्टेज लॉ इस पे जरा लगाते हैं स्टूडेंट। यहां पे जरा आ जाए तो यहां पे हमारे पास किरचॉफ का वोल्टेज लॉ कैसे लगेगा बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो स्टूडेंट वी बाइस बैटरी का वोल्टेज, तो बैटरी के वोल्टेज को हमने क्या ले लिया? पॉजिटिव, क्योंकि ये करंट दे रही है तो ये आ गया वी बियास, पॉजिटिव आ गया। चले भाई बेहतरीन हो गया। उसके बाद रेजिस्टर से जब भी करंट गुजरता है, जब भी वोल्टेज आएगा वो नेगेटिव होता है, तो यहां से हमारे पास ये क्या हो जाएगा? वी आर नेगेटिव हो गया, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर जिसको हमने वी आर कह दिया। और उसके बाद डायोड के अक्रॉस भी वोल्टेज लॉस होगा तो उसको भी हम नेगेटिव लेंगे एंड दैट विल बी वी एफ। आई होप कि ये बात आप लोगों को क्लियर होगी। तो इस सब का सम जो होगा दैट विल बी जीरो। किरचॉफ लॉ अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है स्टूडेंट। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट हमें क्या निकालना है? वी बियास। तो वी बियास निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वी बियास निकालने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? दैट विल बी पॉजिटिव। अच्छा वोल्टेज लॉ लगाए ना, किरचॉफ लॉ के बिना भी आप ये काम कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के। सिंपल सी बात है, ये देखें देखिए बैटरी जितने वोल्टेज देगी उतने ही वोल्टेज क्या होंगे? इन दोनों में जाके क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। नॉर्मल सी बात है। तो वी बियास क्या होगा? वी आर प्लस वी एफ। ये नॉर्मल सी बात है, आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं। क्लियर है? चलें भाई। अब उसमें हमें क्या निकालना है? वी बियास। तो वी आर आपको पता है तो आप बोलेंगे सर नहीं। क्या वी एफ आपको पता है? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल हमें पता है वोल्टेज अक्रॉस हमारे पास जर्मेनियम डायोड कितना है? दैट इज 0.4 वोल्ट। लेकिन वी आर नहीं पता, तो आए जरा वी आर को निकाल लेते हैं। सर कैसे निकालेंगे? तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वी आर जो है आप कैसे निकालेंगे? सर्किट के अंदर जो फॉरवर्ड करंट होगा स्टूडेंट, सर्किट के अंदर जो फॉरवर्ड करंट होगा जिसे हम आई एफ कहते हैं उसको लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे को क्या चाहिए? रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए।
तो हम क्या करेंगे, उसके इसके हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमें पता चल जाएगा सर्किट में मतलब रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है। तो यहाँ पे वी आर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ओम्स लॉ लगा देंगे। ओम्स लॉ कहता है वी इज इक्वल टू आई आर। आई कौन सा आएगा, सर्किट में जो करंट है दैट इज फॉरवर्ड करंट आई एफ, और इसकी जो रेजिस्टेंस है डायोड की उसको हमने आर कहा हुआ है तो ये आ जाएगी आर, और उसके बाद प्लस का वी एफ। यहां तक की बात एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर। चलें भाई अब वैल्यूज को पुट कर दें क्या। अच्छा एक और काम, ये 12 मिली एम्पियर है, हम तो क्या कर देंगे एम्पियर। तो मिली का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट -3। तो प्रीफिक्स हटाएंगे, हमेशा याद रखिएगा उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई। तो मिली एक्सपोनेंट -3 होता है तो हमने लगा दिया। अब वैल्यूज को पुट करें और आंसर हासिल कर लें स्टूडेंट। तो वी व्यास क्या हो जाएगा, दैट विल बी आई एफ कितना है, दैट इज 12 एक्सपोनेंट -3। उसके बाद रेजिस्टर कितनी है, रेजिस्टेंस कितनी है, दैट इज 470 ओम, एंड प्लस का फॉरवर्ड वोल्टेज कितना है, दैट इज 0.4 वोल्ट। तो जरा इसको कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, जरा कितना आ रहा है जरा चेक करते हैं। तो यहां लिख देंगे। चले भाई तो स्टूडेंट जरा कैलकुलेट कर लेता हूं। तो ये हमारे पास आ रही है 6.04। कितनी आ रही है भाईजान, 6.04, और वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। और यहां जाके स्टूडेंट हम लोगों ने इस ब्यूटीफुल से न्यूमेरिकल को स्टूडेंट कंप्लीट कर लिया। आई होप कि एक बात आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर होगी, उसकी क्लियर है ना, एकदम बेहतरीन तरीके से। चले भाई अब आए जरा पढ़ते हैं इसके अगले न्यूमेरिकल की तरफ। सो यहां स्टूडेंट आपके सामने आ गया प्रॉब्लम नंबर 2। ये तो बेहद आसान प्रॉब्लम है, तो इसको मैं जल्दी से रीड कर लेता हूं। लिखा हुआ अ सेमीकंडक्टर डायोड लेजर हैज अ पीक इमिशन वेवलेंथ ऑफ 1.55 माइक्रोमीटर। तो मैंने लिख दिया पीक इमिशन वोल्टेज को, वेवलेंथ को हमारे पास लैम्डा, एंड दैट इज 1.55 माइक्रोमीटर, और हमें निकालना क्या है, फाइंड इट बैंड गैप इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल बहुत आसान है, इस पे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको क्या दिया उसने, पीक इमिशन वेवलेंथ आपको दे दी, सही है भाई। अब आप लेजर, क्योंकि ये तो यहाँ पे एक बैंड गैप होगा स्टूडेंट, क्योंकि डायोड के अंदर बैंड गैप होता है, तो यहाँ पे आपको वो बैंड एनर्जी जो होगी ना उसे कैलकुलेट करना है। तो बहुत सिंपल रखें इसको। यहां पे आप सिंपल क्या करें, आप बस थोड़ा सा दिमाग ये लगाएं कि आपको एनर्जी निकालनी है, आपको वेवलेंथ दी जा रही है, सही है भाई। तो आपने ये कहां पढ़ा, तो आप बोलेंगे सर हमने प्लांक्स लॉ पढ़ा है। प्लांक्स लॉ कहता था E इज इक्वल टू एच एफ, है ना, और वो तो फ्रीक्वेंसी में होता था। तो फ्रीक्वेंसी को हम वेवलेंथ में चेंज कर सकते हैं। जल्दी से मैं आपको करके दिखा देता हूं, और उसके बाद यूज कर लेंगे। तो E इज इक्वल टू क्या होता है, एच एफ होता है, एंड F इज इक्वल टू क्या होगा, हमें पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, F लैम्डा होता है। तो F इज इक्वल टू क्या होता है, V डिवाइडेड बाय लैम्डा, V डिवाइडेड बाय लैम्डा। अच्छा यहां पे स्पीड ऑफ लाइट की बात होगी, तो ये क्या बन जाएगा, C डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मैं F की जगह पे क्या लिख सकता हूं, C डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करके इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बैंड एनर्जी गैप को कैलकुलेट कर सकते हैं। चले भाई आ जाए जरा। तो हम जानते हैं कि जो E होता है वो असल में किसके बराबर होगा स्टूडेंट, वो असल में बराबर होगा HC डिवाइडेड बाय लैम्डा के बराबर होगा। और सर H क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है, कितना होता है, 6.63 एक्सपोनेंट -34। उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा कितना दिया उसने, अच्छा माइक्रोमीटर में है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, मीटर में कर लेंगे, और माइक्रो का मतलब होता है एक्सपोनेंट -6, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंट -6। तो यहां पे आ जाएगा 1.55 एक्सपोनेंट -6। तो यहां से हमारे पास एनर्जी निकल के आएगी, जरा स्टूडेंट कैलकुलेट कर लेता हूं फटाफट। तो यहां से तो कैलकुलेट 1.283 एंड एक्सपोनेंट -19, एक्सपोनेंट -19, और यूनिट क्या होगा, तो आप कहेंगे सर यूनिट होगा जूल। क्या होगा भाईजान, ऐसा यूनिट क्या होता है एनर्जी का, जूल। सवाल में हमें जूल में मांगा था, तो आप बोलेंगे सर नहीं, तो वो किस में मांग रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम क्या करेंगे, इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे बाय यूजिंग डायमेंशनल इक्वेशन स्टूडेंट, सही है भाई। अब स्टूडेंट जूल को काटना है, जूल कहां आएगा, जूल नीचे आएगा, जाना किसमें है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर आएगा। अब मुझे बताएं एक जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, या एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं। तो आप बोलेंगे सर हमें ये पता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर 1.6 एक्सपोनेंट -19 जूल होते हैं। ये स्टूडेंट याद रख लें, बड़ा काम आएगा आगे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स में भी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट नजर आने वाला है।
तो स्टूडेंट अभी से ही इसको याद रख लें कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होते हैं ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी तो इतना ही होता है स्टूडेंट। तो ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये बार बार यूज होगा, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं इसे सही तरीके से याद रख लिएगा। चले भाई, तो स्टूडेंट आया इसको डिवाइड करवा देते हैं, इस वाली वैल्यू को 0.802 और यूनिट क्या आएगा, दैट विल बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां जाके स्टूडेंट हमने ये प्यारा सा न्यूमेरिकल भी स्टूडेंट कंप्लीट कर लिया। आए अब जरा बढ़ने का वक्त आ गया कि हम इसके अगले वाले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़े। सो यहां स्टूडेंट आपके सामने आ गई है प्रॉब्लम नंबर 3, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। आइए जरा इसको देखते हैं। स्टूडेंट इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द करंट थ्रू 48 ओम रेजिस्टर इन द सर्किट। स्टूडेंट एक बात अपने जहन में बिठा लें स्टूडेंट, सर क्या, देखिए स्टूडेंट ये जो सर्किट है, ये जो सर्किट आपको दिया जा रहा है, इसके अंदर क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगी। कैसे बनेगी मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने एक बात पढ़ी कि करंट जो होता है वो सेम रहता है, करंट जो होता है सेम रहता है चाहे वो रेजिस्टर, अच्छा यहां पे तो डायोड की तो बात ही ना करें आप लोग, है ना। तो यहां पे तो सिर्फ हमारा एक ही रेजिस्टर है जिसके अक्रॉस से करंट गुजर रहा है, बाकी यहां से तो ड्रॉप हो रहे हैं, है ना। तो यहां सर्किट में तो एक ही करंट है, दैट इज आई एफ। तो इसका मतलब जब वो हमसे कह रहा है कि हमारे को करंट कैलकुलेट करके दो रजिस्टर के अक्रॉस, तो याद रखिएगा वो भी कितना होगा, दैट विल आल्सो आई एफ, है ना। तो आई एफ ही कैलकुलेट करना है, दैट इज फॉरवर्ड करंट। यहां तक की बात क्लियर है, कोई मसला यहां तक नहीं है। चले भाई आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है अज्यूम्स द डायोड टू बी ऑफ सिलिकॉन एंड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ ईच डायोड इज 1 ओम। स्टूडेंट यहां एक और नई बात निकल के आती है। स्टूडेंट इससे पहले जो हमने प्रॉब्लम 1 किया था उसके अंदर उन्होंने हमें डायोड की कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दी थी, और अब ये डायोड की भी रेजिस्टेंस इंक्लूड करके हमें बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, ये कहलाएगा प्रैक्टिकल डायोड, सही है ना, सॉरी कंप्लीट डायोड मॉडल। क्या कहलाएगा, क्योंकि डायोड के स्टूडेंट 3 डायोड मॉडल्स होते हैं हमारे पास, एक होता है आइडियल, एक होता है प्रैक्टिकल और एक होता है कंप्लीट। स्टूडेंट ये कहलाएगा कंप्लीट डायोड मॉडल, क्योंकि अब इसके अंदर आप लोगों ने डायोड की रेजिस्टेंस को भी इंक्लूड कर दिया। तो इस वजह से ये क्या आता है, कंप्लीट डायोड मॉडल की कैटेगरी के अंदर। अभी समझेंगे ध्यान से, कोई टेंशन नहीं लेनी आपको। चले भाई, और बता क्या रहा है, हर एक की जो रेजिस्टेंस है, हर एक की जो रेजिस्टेंस है दैट इज 1 ओम, और इसकी रेजिस्टेंस को हम कहते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस, है ना। तो इसको मैंने उसको लिखते कैसे, RD1 प्राइम, RD2 प्राइम, RD3 प्राइम, RD4 प्राइम, चारों डायोड की रेजिस्टेंस क्या सेम, तो हम सिंपल क्या लिख देंगे, RD प्राइम, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1 ओम। यहां तक की बात एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर। चले भाई आगे क्या कहता है, बस ये खत्म हो गया स्टूडेंट, सही है ना, बस ये खत्म हो गया, बाकी डेटा आपको डायग्राम में मिलेगा। स्टूडेंट उसने बताया जो बैटरी है वो कितने की है, 10 वोल्ट की, और मैंने आपको बताया बैटरी के वोल्टेज को हम कहते हैं वी ब्यास, तो 10 वोल्ट हमारे पास दे रहा है। उसके बाद रेजिस्टर, जिस रेजिस्टर के अक्रॉस हमें करंट निकालना है उसकी रेजिस्टेंस वो हमें दे रहा है, दैट इज 48 ओम, और ये सर्किट की अपनी रेजिस्टेंस है जिसको हम लिमिट करने के लिए लगाते हैं, तो इसलिए कैपिटल आर कहा जाता है इसको। यहां तक की बात क्लियर है। अब आ जाए डायग्राम के ऊपर, उसमें चेक करते हैं कि इन चारों में से कौन सा डायोड फॉरवर्ड बाइस है और कौन सा डायोड रिवर्स बाइस है, ताकि हमें पता चले कौन सा डायोड ऑन रहेगा और कौन सा डायोड ऑफ रहेगा। चले भाई, उसमें आपको पता है ये साइड जो होती है वो नेगेटिव होती है और ऊपर वाली क्या होती है, पॉजिटिव। तो क्या है, यहां देखें, ये पॉजिटिव साइड कहां से कनेक्ट हो रही है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। इसका मतलब ये वाली साइड डायरेक्टली नेगेटिव से कनेक्ट है, तो इसका मतलब ये है कि ये डायोड D1 क्या है, दैट इज फॉरवर्ड बायस या बियास। क्लियर यहां तक की बात। अब आए D4 पर, D4 में देखेंगे तो यहां से इसका पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट है, नेगेटिव से। इसका मतलब क्या है, दिस इज रिवर्स बियास। आए जरा इसके ऊपर, तो नेगेटिव वाला टर्मिनल जो है वो किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव वाले से। इसका मतलब क्या है, दिस इज ऑल्सो रिवर्स बियास। और अगर आप इसको देखेंगे तो इसका नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट है, नेगेटिव से। इसका मतलब दिस इज व्हाट, दिस इज फॉरवर्ड बियास। तो इन चारों में से कौन से फॉरवर्ड है, कौन से रिवर्स है, तो आप कहेंगे सर D1 और D3 क्या है, फॉरवर्ड बियास, जबकि D2 एंड D4 क्या है, दैट इज रिवर्स बियास। तो यहां पे हमने लिख दिया कि D1 एंड D3 आर फॉरवर्ड बियास, वाइल जबकि D2 एंड D4 आर रिवर्स बियास। और जब डायोड हमारा रिवर्स बियास होता है तो उससे करंट नहीं गुजरता, स्टूडेंट गुजरता है बहुत कम, सही है ना। तो यहां पे आ जाए जरा अपनी कहानी पर स्टूडेंट। मैंने आपको क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन है, कैसे, क्योंकि ये दोनों डायोड तो ऑफ ही रहेंगे,
है ना। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा करंट क्या करेगा, ध्यान से देखिएगा। करंट यहां से आएगा, यहां से आ रहा है, ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन बता रहा हूं मैं आपको। पॉजिटिव से यहां से निकला, यहां आया, यहां जाएगा नहीं क्योंकि यहां से ब्लॉक हो जाएगा, तो यहां से गुजरेगा और फिर यहां से गुजरने के बाद आगे जा नहीं पाएगा, तो फिर इधर आएगा और फिर इधर आने के बाद इधर जा नहीं पाएगा, तो फिर इधर आएगा और उसके बाद ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ये सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो होगा क्या, एक वायर से दूसरी वायर का कनेक्शन, फिर दूसरे रजिस्टर का तीसरी वाली चीज डायरेक्ट कनेक्शन, तो ये एंड टू एंड कनेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, एंड टू एंड कनेक्ट हो रहा है। जिस वजह से हम इसको कह रहे हैं तो स्टूडेंट ये क्या है, ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है। यहां तक की बात क्लियर है। अब शुरू करें काम, चले आ जाओ स्टूडेंट। अब आ जाओ स्टूडेंट, काम को शुरू करते हैं। हमें निकालना है IF मतलब फॉरवर्ड करंट। कैसे निकालेंगे, बेहद आसान है स्टूडेंट। आपको स्टूडेंट एक बात जो बड़ी परेशान कर रही होगी ना, मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट। देखें यहां पर याद रखिएगा, कंप्लीट डायोड मॉडल के अंदर जब आप IF निकालने जाएंगे तो IF कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूं। देखिए आपने पढ़ा है ओम्स लॉ, क्या पढ़ा है, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, है ना। तो यहां से एक सेकंड रुके, यहां पे स्टूडेंट अब आ जाए, जरा कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको बताया V इज इक्वल टू IR होता है, तो I कैसे निकालेंगे, R को वहां जाके डिवाइड कर देंगे। स्टूडेंट IF कैसे निकालेंगे, सर्किट का फॉरवर्ड करंट कैसे निकालेंगे इन कंप्लीट डायोड मॉडल। याद रखिएगा, आप क्या करेंगे, हमेशा याद रखिएगा, टोटल वोल्टेज को डिवाइड करेंगे टोटल रेजिस्टेंस से। ये क्या क्यों हो रहा है मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं, इसको करके भी दिखा दूंगा कि क्या होगा। टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो ये बात याद रखिएगा, क्योंकि इससे पहले जो हम न्यूमेरिकल कर रहे थे उसमें डायोड के रेजिस्टेंस को इग्नोर किया हुआ था, इस वजह से वो प्रैक्टिकल डायोड मॉडल के अंदर आ रहा था। अब आए जरा मैं आपको बताता हूं ये कैसे हुआ। देखें यहां, अच्छा टोटल वोल्टेज मैंने आपको निकाल के दिखा दूं कितना होगा। तो टोटल वोल्टेज कितना होगा भाईजान, टोटल वोल्टेज कितना होगा, जितना आपने बैटरी का वोल्टेज दिया दैट इज V बियास, और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आया, उसने वोल्टेज ड्रॉप किसकी वजह से आया होगा, दो डायोड की वजह से, एक D1 और एक D3। तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी वोल्टेज अक्रॉस डायोड 1 माइनस वोल्टेज अक्रॉस डायोड 2 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। स्टूडेंट टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सारी रेजिस्टेंसेस का सम करके। स्टूडेंट तो ये R हमारी सर्किट की रेजिस्टेंस है, उसके बाद प्लस डायोड की अपनी रेजिस्टेंस, तो एक RD1 होगा प्राइम प्लस एक RD2 प्राइम होगा। यहां तक की बात क्लियर होती है आपको स्टूडेंट। टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है तो आप सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सब रेजिस्टेंसेस का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। और टोटल वोल्टेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, V22 में से वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस D1, वोल्टेज अक्रॉस डायोड D3 आएगा, सॉरी D3, तो उसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल वोल्टेज कितना है सर्किट के अंदर। और टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में आपको मैंने दिखा दिया किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। यहां तक की बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब मैं आपको जरा किरचॉफ लॉ भी लगा के दिखा देता हूं कि ये कैसे हो रहा है, तो ताकि आपको ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये चक्कर क्या हो रहा है ना। तो आज जरा किरचॉफ लॉ को जरा लगाते हैं। किरचॉफ लॉ क्या कहता है, ये जो आपका बैटरी का वोल्टेज है V22 ये पॉजिटिव, उसके बाद D1 पे आगे ड्रॉप होगा तो इसको माइनस करेंगे वोल्टेज D1 को, उसके बाद माइनस करेंगे किसको, रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा जिसे हम VR कह रहे हैं, उसके बाद माइनस करेंगे किसको, वोल्टेज ड्रॉप जो आएगा डायोड D3 के अक्रॉस, और इन सब का सम क्या होगा, दैट विल बी 0। हमें क्या निकालना है, अच्छा यहां पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, VR की बात करते हैं। VR यहां माइनस है, वहां जाके क्या हो जाएगा, VR यहां माइनस है, वहां जाके क्या हो जाएगा भाईजान, वहां जाके ये हो जाएगा प्लस का। सही है भाई, चलिए भाई। उस स्टूडेंट आपको पता है VR क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर VR जो होता है वो फॉरवर्ड करंट, सर्किट का जो करंट है, और उसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टर के अक्रॉस है तो आप बोलेंगे सर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे रेजिस्टेंस और सर्किट की जो रेजिस्टर उससे, मतलब 48 से नहीं स्टूडेंट, यहां पे याद रखिएगा टोटल से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये बात याद रखिएगा क्योंकि यहां पे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस आएगी ताकि आपको सर्किट का टोटल करंट पता चल सके। सही है ना, तो यहाँ टोटल रेजिस्टेंस को ही लगाना है आपको, गलती से भी सर्किट की ये वाली रेजिस्टेंस मत लगा दीजिएगा, क्योंकि डायोड की अपनी रेजिस्टेंस है तो उसको भी इंक्लूड करके यहां लगाना होगा। अब यहां से आप IF निकालेंगे तो क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस यहां मल्टीप्लाई हो रही है, वहां जाके क्या हो जाएगी, यहां मैं करवा देता हूं, टोटल रेजिस्टेंस यहां
यहाँ की क्या हो जाएगी डिवाइड, टोटल रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, ये सारा फॉर्मूला आपका ये देख लें यही बनेगा। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर है। अजान के बाद मैं आपको आगे कंटिन्यू करवाता हूँ। चलें भाई स्टूडेंट, अजान हो गई, आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी एकदम बेहतरीन तरीके से। अच्छा स्टूडेंट, ये जो मैंने बात आपको बताई है ये सिर्फ और सिर्फ डायोड पे ही अप्लाई करिएगा। पता चले आपने एक सर्किट बनाया, 3 रेजिस्टर आपने खुद लगा दिए, R1, R2 और R3, और आपसे पेपर में पूछा गया भाईजान के बताओ ये वोल्टेज बैटरी का V बियास है और ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो बताओ R1 के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। तो आप पता चले आपने क्या किया, आपने बोला सर ने बताया था सर्किट में करंट तो आई होगा, सही है, और उसे मल्टीप्लाई करवाना है टोटल रेजिस्टेंस से। तो स्टूडेंट ये गलती मत कर दीजिएगा, ये वाला काम यहाँ पे मत करना है, ये वाला काम आपको यहाँ नहीं करना है, यहाँ R1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे अगर आपको R1 के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो सर यहाँ क्यों कर रहे हैं, यहाँ इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही रजिस्टर है, एक ही रजिस्टर है, और वो जो डायोड है उस डायोड की एक अपनी रेजिस्टेंस है स्टूडेंट, तो उसे इंक्लूड करना जरूरी था आपको सर्किट का फॉरवर्ड करंट निकालने के लिए। तो ये जो काम हम कर रहे हैं ये सिर्फ डायोड पे ही अप्लाई होता है, ये बात अपने जहन में फिक्स कर लीजिएगा, और वो भी प्रैक्टिकल डायोड मॉडल में। आप चाहे डायोड की अपनी रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर सकते हैं तब भी आंसर सही आएगा, लेकिन यहां जब उन्होंने आपको दी हुई है रेजिस्टेंस तो उसे इंक्लूड करके निकालेंगे तो आंसर ज्यादा एक्यूरेट आएगा। बस ये होता है फर्क, सही है ना। तो आई होप ये बात अपने दिमाग में रखेंगे, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। चले भाई, बाकी तब तो आसान है स्टूडेंट। अच्छा, आपकी बुक के अंदर उन्होंने टोटल वोल्टेज अलग से कैलकुलेट किया हुआ है, टोटल करंट अलग से कैलकुलेट किया हुआ है, सॉरी टोटल रेजिस्टेंस अलग से कैलकुलेट की हुई है, उसके बाद उन्होंने IF निकाला हुआ है। आप चाहे थोड़ा लंबा कर सकते हैं, आपका दिल चाह रहा है भाई टोटल वोल्टेज में अलग निकाल लूं तो निकाल लें, फॉर्मूला यही रहेगा। टोटल रेजिस्टेंस अलग से निकाल लूं, बिल्कुल निकाल लें, फॉर्मूला यही रहेगा, और उसके बाद डिवाइड कर दें तब भी आंसर यही आने वाला है। तो आपकी मर्जी है, तो मैंने यही कर दिया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे सारी वैल्यूज को, V बियास की वैल्यू आ गई, VB1 की वैल्यू आ गई, V3। अच्छा, सिलिकॉन का डायोड है तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, दैट विल बी 0.4 वोल्ट। अगर जर्मेनियम का डायोड होता तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होता, 0.3 वोल्ट। ये MCQ आ सकते हैं, याद रखिएगा। R हमें दिया हुआ था, RD1 RD2 दिया हुआ था, इसको ऐड किया 50 आ गया, 10 और ये 1.4 हुआ, इसे कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा 0.172 एम्पियर। स्टूडेंट ये बात क्लियर हुई। अगर आप मिली एम्पियर में लिखना चाहते हैं मिली में भी लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा क्या, पॉइंट को 3 दफा आगे कर देंगे, जाएगा ये। तो वो आपकी मर्जी है आप किस में लिखना चाह रहे हैं, सही है ना, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। पॉइंट को 3 दफा आगे करेंगे, पॉइंट को 3 दफा आगे करेंगे, एक्सपोनेंट -3 हो जाएगा और ये बन जाएगा 172 मिली एम्पियर। तो यहां तक कर लिया, बहुत है स्टूडेंट, मिली में लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता चले बुक में लिखा हुआ है तो आप बोले मैं भी लिख दूं, तो जरूरी नहीं होता स्टूडेंट। ये मैं बार बार अपने स्टूडेंट को कहता हूं कि भाई कन्वर्जन जो होती है वो जरूरी नहीं होती। आपको सवाल में मेंशन नहीं था कि आप मिली एम्पियर में आंसर दें, आप करना चाहते हैं मसला नहीं है, लेकिन आप यहां छोड़ देंगे कोई मसला नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, क्लियर है। चाहे आप बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। चले भाई स्टूडेंट, आपके सामने आ गई प्रॉब्लम नंबर 4, निहायत ही आसान प्रॉब्लम है ना। तो आए जरा देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम शो हो रही है स्टूडेंट, और यहाँ पे वो बता रहा है कि बैटरी का वोल्टेज जो है वो 20 वोल्ट है, उसे हम कहते हैं V बियास। तो V बियास हमारे पास कितना आ गया, 20 वोल्ट। अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ 2 डायोड लगे हुए, एक सिलिकॉन का है एक जर्मेनियम का है। स्टूडेंट जर्मेनियम का वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, 0.3 वोल्ट, जबकि सिलिकॉन का कितना होता है, 0.7 वोल्ट। अब क्या होगा, जब आपने 20 वोल्ट दिए तो उसमें से 0.3 वोल्ट खर्च करेगा, तो जल्दी खर्च कर लेगा, तो होगा क्या, ज्यादा, क्योंकि इसका वोल्टेज ड्रॉप कम है तो जल्दी इसका वोल्टेज ड्रॉप पूरा हो जाएगा, और मैक्सिमम करंट जो होगा वो सारा का सारा यहां से जर्मेनियम के डायोड से गुजरना शुरू हो जाएगा। जबकि सिलिकॉन का वोल्टेज ड्रॉप जो है वो 0.7 है, तो उसका वोल्टेज ड्रॉप पूरा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि पहले एक्टिव ये हो जाएगा, बाद में एक्टिव वो होगा ना, तो पहले ये एक्टिव होने की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन को ये घेर लेगा अपनी तरफ, तो उसके पास बचे कुछ जाएंगे, तो उसका वोल्टेज ड्रॉप 0.7 तक हो ही नहीं पाएगा। इस वजह से वो सिलिकॉन का डायोड क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। तो सारा करंट किसकी तरफ जाएगा, जर्मेनियम की तरफ। तो यहां से उसके बाद गुजरने के बाद ये रेजिस्टर आ जाएगा और इससे गुजरेगा, उसके बाद सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये VA हमें कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पे डायग्राम को जरा गौर से देखिएगा। 20 वोल्ट आपने दिए, उस 20 वोल्ट में से उसमें से कुछ हिस्सा जर्मेनियम का डायोड ले लेगा और बाकी VA के पास चले जाएगा, क्लियर है। अब जरा यहां पे देखिएगा, V बायस हमने दिया, उसमें से कुछ हिस्सा VD के पास चले गया और कुछ VA के पास चले गया। अब हमें क्या निकालना है, VA निकालना है, प्लस का VA है, वहां जाके माइनस, सॉरी
प्लस का VD है, वहां जाके क्या होगा, माइनस का VD हो जाएगा। V22 कितना है 20, VD कितना है 0.3, सही है। 20 में से 0.3 निकालेंगे एंड दैट इज 19.7 वोल्ट, और जहां जाके ये आसान सा न्यूमेरिकल स्टूडेंट कंप्लीट हो गया। आई होप ये क्लियर होगा। आया बढ़ते हैं इसके अगले न्यूमेरिकल की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट आपके सामने आ गया प्रॉब्लम नंबर 5 और 6। तो आए जरा इसको आसानी से करते हैं, बेहद आसान प्रॉब्लम है, तभी मैंने इसको सॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 5 में अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि इमीटर करंट आपको दिया जा रहा है 1 मिली एम्पियर, और आपको कलेक्टर करंट दिया जा रहा है 0.95 मिली एम्पियर, और मांग रहे हैं कि बेस करंट बता दो। स्टूडेंट बहुत आसान सी इक्वेशन है स्टूडेंट, के इमीटर करंट जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है स्टूडेंट। तो इमीटर जो करंट होता है जब वो निकलता है तो वो बेस करंट और कलेक्टर करंट में डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि IE जो होगा वो असल में IB और IC का सम होगा। क्लियर यहां तक की बात। हमें क्या निकालना है, IB निकालना है, तो प्लस का IC वहां जाके क्या होगा, माइनस का IC। और IE कितना था 1 मिली एम्पियर, IC कितना था 0.95 मिली एम्पियर। 1 में से 0.95 निकालेंगे तो 0.05 मिली एम्पियर आ जाएगा, और यहां जाके ये आसान सा न्यूमेरिकल हो गया कंप्लीट। अब आए बढ़े इसके अगले न्यूमेरिकल की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 6, ये भी बेहद आसान है। मांग क्या रहे हैं, बीटा निकाल दो। कब, जब हमारा अल्फा 0.9 हो, अल्फा 0.98 हो, अल्फा 0.99 हो। सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद कर लेना है स्टूडेंट के, बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा होता है, ये याद रख लीजिएगा स्टूडेंट। तो अभी आप क्या करेंगे, फॉर्मूले में अल्फा की जगह रख दी वैल्यू, अल्फा की जगह रख दी वैल्यू, अल्फा की जगह रख दी वैल्यू, और कैलकुलेट किया तो 9, 49, 99 आ गया। और यहां जाके ये दोनों न्यूमेरिकल बेहद आसान थे, इस वजह से मैंने इसको सॉल्व नहीं करवाया। बेसिक कैलकुलेशन वो आप खुद भी कर लेंगे। तो आए जरा बढ़ते हैं, दो न्यूमेरिकल्स और रह गए हैं, प्रॉब्लम 7 और 8, उसे भी जल्दी से कर लेते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट आपके सामने आ गया प्रॉब्लम नंबर 7, बेहद आसान प्रॉब्लम है। आए जरा इसको देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट IE, इमीटर करंट कैलकुलेट करके दे दो। तो इस पे लगा दिया क्वेश्चन मार्क। बोल रहा है इन अ ट्रांजिस्टर फॉर विच बीटा इज इक्वल टू 50 एंड IB इज इक्वल टू 20 माइक्रो एम्पियर। तो बीटा आपको 50 दे दिया और IB आपको दे दिया 20 माइक्रो एम्पियर। उसमें आपको एक बात पता होगी कि माइक्रो तो एक प्रीफिक्स है, और जब प्रीफिक्स हटाते हैं तो उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है, एक्सपोनेंट -6, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। यहां तक की बात क्लियर है। अब उसमें हमें निकालना क्या है, इमीटर करंट। आपको मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि इमीटर करंट क्या होता है, असल में वो बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के बराबर होता है। अब आप इमीटर करंट को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक बेस करंट और एक कलेक्टर करंट। उसमें बेस करंट तो आपको पता है लेकिन कलेक्टर करंट आपको नहीं पता। अब कलेक्टर करंट पहले निकालना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, पहले निकालेंगे क्या, फॉर IC, मतलब सॉरी हमारे पास IC के लिए काम करना पड़ेगा, तभी हमारा IE निकल पाएगा। अब सवाल पैदा ये होगा स्टूडेंट, सर IC कैसे निकलेगा। स्टूडेंट IC के लिए उसने हमें क्या दिया, बीटा। तो हम जरा बीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं। बीटा असल में क्या होता है स्टूडेंट, बीटा असल में क्या होता है, बीटा इज द कलेक्टर टू बेस रेशियो। स्टूडेंट बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि सर अल्फा और बीटा में बड़ा फर्क है ना, दोनों ही करंट गेन है। तो यहाँ पे बीटा जब होगा ना, बीटा तो याद रखिएगा कलेक्टर टू बेस आएगा, बी से याद रखिएगा नीचे बेस आएगा, सही है ना। और अल्फा होगा तो कलेक्टर टू इमीटर आएगा। ये बात अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा लीजिएगा। चले भाई, अब आ जाएगा इधर। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां से इसको IC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, IC क्या होगा स्टूडेंट, IB या डिवाइड हो रहा वहां जाके क्या होगा, बीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां से स्टूडेंट IC जरा कैलकुलेट करते हैं। बीटा कितना दिया उसने हमें, प्यार से 50 दे दिया, और IB हमें कितना दिया उसमें, दैट इज 20 एक्सपोनेंट -6। तो आज जरा इसको पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूं ना। तो यहाँ 0.001 और यूनिट क्या होगा, दैट विल बी एम्पियर। चले भाई, अब उसमें हम क्या निकाल सकते हैं, IE जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है स्टूडेंट। तो IE कैसे निकालेंगे, बेहद आसान तरीका। मैंने क्या बताया कि जो IE होगा वो असल में क्या होगा, IB प्लस का IC। चले भाई, स्टूडेंट IB और IC दोनों आ गए तो बस दोनों का ऐड करें, जिंदगी को एकदम आसान करें। IB कितना है, 20 एक्सपोनेंट -6, IC कितना निकला 0.001। तो यहां से इन दोनों को ऐड कर ले, 00102 और यूनिट क्या होगा, दैट विल बी एम्पियर। अच्छा, एक आपके जहन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा,
कि सर आपने पिछले वाले सवाल के अंदर तो आप लिख रहे थे मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर जो भी था वो आप लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लगाया। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि यहाँ पे देखें मेरा मकसद क्या था वहां पे लगाने का, क्योंकि वहां ऐसा यूनिट नहीं था करंट का। एम्पियर जो है ऐसा यूनिट है करंट का, तो यहाँ दोनों ही एम्पियर में ऐसा यूनिट में, इसलिए मैंने नहीं लिखा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई अच्छा रहे, गलती ना हो, तो दोनों के साथ यूनिट लगा के ऐड करिए करें। अगर यूनिट सेम होंगे तो ऐड हो पाएंगे, अगर यूनिट सेम नहीं होंगे ऐड नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं कहता हूं स्टूडेंट्स को यूनिट लगा के काम किया करें ताकि कंफ्यूजन ना हो। लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक यूनिट माइक्रो में होता है, एक मिली में होता है, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। दोनों सेम यूनिट होंगे तभी ऐड होंगे। चलिए भाई, तो यहाँ से आपकी बुक में मुझे नहीं पता आंसर क्या है, शायद वो मिली में दे रहे हैं, तो हम इसको मिली में कर लेते हैं स्टूडेंट। जरूरी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ बुक वाला लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ छोड़ देंगे सही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं मिली में करना तो कर लें। मिली का मतलब है 1 2 3, 3 दफा आगे कर देना, तो ये हो जाएगा 1.02 और ये हो जाएगा मिली एम्पियर। क्लियर है? 3 दफा आगे कर देंगे तो ये मिली में चले जाएगा, और यहाँ जाके स्टूडेंट हम लोगों ने IE को कैलकुलेट कर लिया बेहतरीन तरीके से। आई होप कि एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। आए हम पढ़ते हैं आखिरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट आपके सामने आ गया प्रॉब्लम नंबर 8। ये भी बड़ा आसान प्रॉब्लम है, आइए जरा इसको देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द अल्फा रेटिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर। अल्फा आपको निकालना है स्टूडेंट। क्या क्या दे रहा है, डायग्राम को देखें स्टूडेंट। डायग्राम में लिखा हुआ है IB 240 माइक्रो एम्पियर, 240, अच्छा मैंने गलती लिख दी, 240 माइक्रो एम्पियर है, और बीटा हमारे पास 49 है, और IE जो है वो है 12 मिली एम्पियर। इसको सही करता हूं मैं अभी। उसके बाद वो क्या कह रहा है, हैंस डिटरमिन द वैल्यू ऑफ IC यूजिंग बोथ अल्फा एंड बीटा रेटिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर। और उसके बाद फिर IC को कैलकुलेट करो यूजिंग अल्फा और बीटा। ये आपका सवाल है स्टूडेंट, तो मैं पहले इसको सही कर लूं जो मेरी गलती है। दैट इज 240 माइक्रो एम्पियर, तो ये आ जाएगा 240 माइक्रो एम्पियर। चलिए भाई स्टूडेंट, अच्छा इसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो माइक्रो हटाएंगे तो क्या होगा, माइक्रो हटाएंगे तो क्या होगा, एक्सपोनेंट -6 आ जाएगा। और अगर आप मिली को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, मिली को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट -3। आई होप ये बात तो आपको क्लियर है ना। चलें भाई, अब क्या करें सर, देखिए पहला काम आपको अल्फा निकालना होगा, है ना। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस का बीटा या बीटा प्लस 1। तो ये आपके सामने आ गया। ये काम बहुत आसान था, इसी वजह से मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो बीटा की वैल्यू रखी, कैलकुलेट किया तो 0.98 आ गया। हमारा मेन काम क्या है, IC निकालना अल्फा और बीटा के जरिए। मैंने सो यहाँ स्टूडेंट वीडियो कैंसिल हो गई थी, तो जरा आगे जरा देख लें, बेहद आसान काम है। ये भी मैंने लिख लिया था, फिर उसके बाद पता चला कि वीडियो ही नहीं बन पाई आगे, तो मैंने लिख लिया, तो मैंने बोला समझा ही देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा से कैसे निकालेंगे, अल्फा का फॉर्मूला यूज करेंगे। स्टूडेंट अल्फा क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, कलेक्टर टू इमीटर रेशियो। स्टूडेंट बीटा क्या होता है, कलेक्टर टू बेस रेशियो। बीटा है तो नीचे बेस आएगा, अगर अल्फा है तो नीचे ई आएगा। ये बात अपने जहन में फिक्स कर लें स्टूडेंट। अब क्या करना है, IC निकालना है, तो IE यहाँ डिवाइड होगा, वहां जाके अल्फा से मल्टीप्लाई होगा। अल्फा की वैल्यू 0.98, IE की वैल्यू हमने यहां से उठा ली भाई, कितनी है, 12 एक्सपोनेंट -3, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ रहा है 0.01176 एम्पियर। सेम लाइक दैट बीटा से निकालेंगे। बीटा क्या होता है, कलेक्टर टू बेस रेशियो। बेस यहाँ बाई भी यहाँ डिवाइड होगा, वहां जाके बीटा से मल्टीप्लाई होगा। बीटा 49 है, IB 240 एक्सपोनेंट -6 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 0.01176 एम्पियर। उसमें यहां जाके स्टूडेंट कंप्लीट हो गया। अगर आप चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश है कि सर हम मिली एम्पियर में लिखना चाहते हैं, फिर कैसे लिखेंगे वो भी देख लें। 3 दफा इसको आगे कर दे पॉइंट को, 1 2 3, तो ये बन जाएगा 11.76 एम्पियर, मिली एम्पियर। तो आई होप कि जितने न्यूमेरिकल्स मैंने आज आपको करवाए आज की इस वीडियो में, आई होप सारे न्यूमेरिकल एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।